हेलो गाइस। तो हम विज़न आईएएस की नवंबर मंथ की जो करंट अफेयर मैगज़ीन है उसको देख रहे थे। तो ये इकोनॉमी सेक्शन का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो हमने पहले कवर कर दिया है, ठीक है। तो इस इस वीडियो में हम सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों आया है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया है, जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया है उसको मतलब अप्रूव कर दिया है ठीक है। तो जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड का जो फ्रेमवर्क है इंडिया का, उसको क्या किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी हाल फिलहाल में अप्रूव किया है, ठीक है। अभी इसके बारे में हम और जान लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो जैसा कि क्या है कि जो यूनियन बजट जो आया था 2022-23 वाला, उसमें ही जो बजट में ही क्या बोला गया था कि जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड हैं उनको इश्यू किया जाएगा, ठीक है। और किसके लिए, देखिए सीधी सी बात है, इसके नाम से पता लग रहा है ये ग्रीन बॉन्ड है, तो मतलब जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, जो कि मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होंगे, जो कि मतलब जिससे कि पॉल्यूशन को कम किया जा सके, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको, उसके लिए मतलब जो प्रोजेक्ट हैं उसको रोकने के लिए, या फिर जो एमिशंस जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, उसको कम करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं। और उनके लिए जो बॉन्ड इशू किए जाएंगे वो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये यूनियन बजट 2022-23 में ही इसका अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया गया था। गवर्नमेंट के द्वारा 16,000 करोड़ का जो है टारगेट मतलब रखा गया कि इस साल मतलब इस फिस्कल ईयर 2022-23 में 16,000 करोड़ इन बॉन्ड्स के थ्रू गवर्नमेंट को इकट्ठे करने हैं। अब ये जो फ्रेमवर्क जो रिलीज़ हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारा जो इंडिया का जो कमिटमेंट है पंचामृत का। देखो पिछले साल क्या हुआ है कि जो 2021 में COP26 हुआ था इन द ग्लासगो, ठीक है, इन नवंबर मंथ। तो उसमें क्या था कि जो इंडिया ने 5 अपने कमिटमेंट दिए थे क्लाइमेट के लिए, तो जिसमें से एक तो सबसे मेन तो ये था कि 2070 तक इंडिया क्या होगा, नेट ज़ीरो एमिशन कंट्री बन जाएगा। मतलब उसके द्वारा जितना भी एमिशन किया जा रहा है, तो वो क्या किया जाएगा, उतना ही जो है सीक्वेस्ट्रेशन मतलब उसको सिंक कर दिया जाएगा, उतने ही एमिशन को। तो एक तरीके से नेट ज़ीरो हो जाएगा इंडिया का। तो अब उस फ्रेमवर्क को या फिर उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अपने जो एमिशंस हैं उनको कम करना पड़ेगा, जो कार्बन सिंक है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो इन ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू इंडिया क्या कर रहा है, अपनी जो कमिटमेंट है जो उन्होंने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एट ग्लासगो में की थी, तो उनको पूरा करने के लिए ये कदम है, ठीक है। अगर ग्रीन बॉन्ड्स की हम बात करें, तो अगर सेबी की डेफिनेशन देखें, तो 2017 में सेबी ने क्या किया था, एक सर्कुलर प्रपोज किया था ऑन द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी। तो उसके हिसाब से जो डेट सिक्योरिटी उनको मतलब ग्रीन कंसिडर किया जाएगा, जो कि कैसे प्रोजेक्ट्स के लिए यूटिलाइज करी जाएंगी, सच एज रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, या फिर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन और एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब जो इस तरीके के प्रोजेक्ट होंगे वही किसकी डेफिनेशन में आएंगे, ग्रीन डेट सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आएंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड हैं, तो ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखो पहली बात तो ग्रीन बॉन्ड क्या है, तो ग्रीन बॉन्ड क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटी। मतलब एक तरीके का ये कर्ज है जो कि किस लिए लिया जा रहा है, फॉर फंडिंग द प्रोजेक्ट्स दैट कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टू द क्लाइमेट। मतलब जो हमारा जो क्लाइमेट है उसके लिए जो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर डालने के लिए जो फंड्स जो रेज किए जा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। अब एक डिफरेंस है काफ़ी ग्रीन बॉन्ड और ऑर्डिनरी बॉन्ड में। देखो जो नॉर्मली भी बॉन्ड है उससे भी क्या पैसा ही इकट्ठा किया जा रहा है, पैसा ही मतलब सोर्स किया जाता है। लेकिन ग्रीन बॉन्ड और ऑर्डिनरी बॉन्ड में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो फंड जो रेज किया जाएगा ना जो ग्रीन बॉन्ड के थ्रू, वो मेनली एनवायरनमेंट पे गुड इन्फ्लुएंस डालने वाले इनिशिएटिव्स पे, जैसे कि ग्रीन कंस्ट्रक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में वो मतलब उसका जो पैसा है वो खर्च किया जाएगा। जबकि ऑर्डिनरी बॉन्ड जो होते हैं वो एक जर्नल मतलब उसके लिए रेज किए जाते हैं। मतलब जर्नल जो फंड आपको अगर रेज करने हैं, तो उसके लिए ऑर्डिनरी बॉन्ड बॉन्ड जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं।
अब ये जो बॉन्ड हैं, तो हो अब ये ग्रीन बॉन्ड तो हमने देख लिया, लेकिन ये जो बॉन्ड जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है, ये क्या है? ये एक गारंटी अपने साथ कैरी कर रहे हैं, और गारंटी किसकी? गवर्नमेंट की। तो इनके पीछे क्या है? एक सोवरेन बैकिंग है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बैक कर रही है इन बॉन्ड्स को, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या है, ये क्या है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है? क्योंकि इनके पीछे जो बैकिंग है वो खुद इंडियन गवर्नमेंट की है। उसके अलावा जो ये बॉन्ड्स हैं, ये क्या है, इनमें जो जो मतलब जो रीपे जो किया जाएगा, जो उसका प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है, वो रीपे कौन करेगा? वो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रीपे करेगी, और उसी की ही गारंटी है। अब जो फ्रेमवर्क की जो हम बात कर रहे थे, तो उसके जो कुछ की फीचर्स हैं, वो हम देख लेते हैं। तो की फीचर्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क क्या हैं? तो देखो, इस फ्रेमवर्क के अंदर एक ग्रीन प्रोजेक्ट को क्लासिफिकेशन जो की जाएगी ना, वो कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे करी जाएगी। और वो क्या-क्या प्रिंसिपल्स हैं? पहली बात तो ये कि वो जो ग्रीन जो प्रोजेक्ट होगा, वो क्या होगा? वो एनर्जी एफिशिएंसी को उसको एनकरेज करना है। मतलब जो एनर्जी एफिशिएंसी है, मतलब कम फ्यूल या फिर कम इनपुट्स में ज़्यादा एनर्जी हमको मिले, वो ऐसी जो टेक्नोलॉजी हो, उसको क्या करना होगा? उसे एनकरेज करना होगा। उसके अलावा जो कार्बन और जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, उसका क्या होगा? उसका रिडक्शन करे वो, ठीक है? फिर जो वो क्या करे, वो प्रोजेक्ट जो है क्लाइमेट रेजिलियंस और एडेप्टेशन को प्रमोट करे, मतलब क्लाइमेट से जो लड़ने का जो हमारा जो चल रहा है, उसके खिलाफ और हमें रेजिलियंस या फिर हमको मतलब एडप्ट करने की और हमारे क्षमता बढ़ाए। उसके अलावा ये क्या करे, ये वैल्यू एंड इम्प्रूव नेचुरल इकोसिस्टम, तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको क्या करे, इम्प्रूव करे, और मतलब बायोडाइवर्सिटी को इन अकॉर्डेंस विद एसडीजी प्रिंसिपल्स, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे 17, उनके मतलब अकॉर्डेंस ये क्या करें, नेचुरल इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करें। तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम ग्रीन प्रोजेक्ट के अंदर क्लासिफिकेशन करेंगे। अब ग्रीन बॉन्ड्स की हम थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं इनके बारे में। तो देखो, शुरू करते हैं हम 2017 2007 से, ठीक है? तो 2007 में क्या हुआ था, फर्स्ट एवर क्लाइमेट अवेयरनेस बॉन्ड इशू किया गया था बाय द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है? और वो 807 मिलियन यूएस डॉलर का था, ठीक है ना? तो पहला क्लाइमेट अवेयरनेस बॉन्ड किसने रेज किया था? वो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने किया था 2007 में। 2008 में फिर क्या हुआ कि 2008 में जो वर्ल्ड बैंक है, वो पहला इंस्टीट्यूशन बना जिसने कि ग्रीन बॉन्ड को इशू किया, ठीक है? फिर 2015 में यस बैंक जो है, उसने इंडिया का पहला ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है, वो मतलब इशू किया, जो कि 160 मिलियन यूएस डॉलर का था, जिसके ज़रिए क्या होना था, जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था हैं, उनको फाइनेंस किया जाना था, ठीक है? तो यस बैंक जो है, इंडिया की पहली जो बॉन्ड जो रेज़ किया गया ग्रीन बॉन्ड, वो यस बैंक ने किया 2005 में। फिर 2016 में 2016 में क्या है, जो एक्सिस बैंक है, उसने इंडिया का पहला इंटरनेशनली लिस्टेड सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड मतलब इशू किया एट लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? तो लंदन का जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर जो एक्सिस बैंक है, उसने पहला इंटरनेशनली लिस्टेड जो ग्रीन बॉन्ड है वो लॉन्च किया, ठीक है? अब 2007 में फिर 2007 की मई में सेबी ने क्या किया है, गाइडलाइंस जो जारी करी थी फॉर द प्रोजेक्ट्स ऑन ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है? 2017 की मई में। और जुलाई में जो एल&टी, ठीक है? एल&टी आपको पता है एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो एल&टी ने क्या किया था, पहला सेबी अप्रूव्ड ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किया था इन द जुलाई 2017। फिर उसके बाद आती है 2021, और 2021 में क्या होता है कि एनुअल ग्रीन बॉन्ड इशुएंस बाय इंडियन कंपनीज, मतलब जो इंडियन कंपनीज के द्वारा जो सालाना जो ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाते हैं, वो 8 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गए, समझ रहे हो? इतनी ज़्यादा मतलब उसका जो है फैला हुआ। फिर उसके बाद 2022 में हम देख सकते हैं कि इंडिया ने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान जो है अनाउंस किया है फॉर सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशुएंस वर्थ $2 बिलियन। मतलब इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि भाई वो $2 बिलियन के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू करे, ठीक है? तो ये बात 2022 की है। तो ये तो हो गया आपका ग्रीन बॉन्ड की स्टोरी। अच्छा, जो ग्रीन बॉन्ड है, ये कहाँ कहाँ वर्क करते हैं? तो देखो, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके प्रोडक्शन में, वेस्ट कंजर्वेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो वेस्ट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल है, फिर बायो एनर्जी टेक्नोलॉजी है। तो आपको देख रहा होगा, ये सारे के सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या फिर ऐसे एरियाज़ हैं जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट के मतलब क्लाइमेट को और ज़्यादा मतलब बेहतर बनाने के लिए, या फिर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, या बायोडाइवर्सिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए
तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स किसके अंदर आते हैं? ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर आते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और दे रखा है कि इंडिया ने क्या किया है, 6.11 बिलियन यूएस डॉलर के ग्रीन बॉन्ड इशू करे 2021 में, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट इशू था सिंस द फर्स्ट इशू इन 2015। मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा इशू कब हुआ? 2021 में हुआ। और गाजियाबाद नगर निगम जो है पहली ऐसी म्यूनिसिपल, मतलब पहली ऐसी कह लीजिएगा आप नगर निगम बना जिसने कि पहली बार ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो हैं इशू करे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जो एलिजिबल हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर, जो मतलब जो प्रोसीड्स हैं उसको रेज़ करने के लिए, मतलब जो पैसे को रेज़ करने के लिए जो कुछ प्रोजेक्ट्स जो एलिजिबल हैं, वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, एलिजिबल प्रोजेक्ट्स में किस तरीके के, वही रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें एलिजिबल प्रोजेक्ट्स में आएंगी। और कौन कौन से किस तरीके के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, तो देखो, जिसमें कि क्या हो, कोई एक्सट्रैक्शन के प्रोजेक्ट्स हों वो, या फिर फॉसिल फ्यूल्स की जहाँ पर प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही हो, या फिर न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हुए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन से रिलेटेड जो है, या फिर एल्कोहल, मतलब इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं, लैंडफिल प्रोजेक्ट्स हैं, ये इसके अंदर नहीं आते, ठीक है ना। अब जो ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी है, तो ये ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी क्या करेगी? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सपोर्ट करेगी कि भाई कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनको सेलेक्ट किया जाए इस ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा है उससे फाइनेंस करने के लिए, ठीक है। और जो प्रोसीड्स, मतलब जो इस जो पैसा आएगा ग्रीन, जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से, उसको कहाँ पे, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें क्या किया जाएगा, उसको सीधे डिपॉजिट किया जाएगा। और फिर वहाँ से उस फंड को क्या किया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, ठीक है। और इस जो ये जो भी जो पैसा होगा, इसको कौन ट्रैक करेगा? जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो इसको क्या करेगा, ट्रैक करेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्रेमवर्क है, जो ये क्या करता है, 4 कंपोनेंट के ऊपर बना हुआ है। और वो कंपोनेंट किसके हैं? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन के, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स दिए थे 2021 में। कौन कौन से हैं? यूज़ ऑफ प्रोसीड्स, प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन, सिलेक्शन एंड और मैनेजमेंट ऑफ प्रोसीड्स एंड रिपोर्टिंग। मतलब जो प्रोसीड्स का यूज़ है वो, मतलब ग्रीन बॉन्ड, मतलब जो आ रहा है वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एवेल्यूएशन और उनका सिलेक्शन सही होना चाहिए। फिर मैनेजमेंट जो है उस प्रोसीड्स का वो सही होना चाहिए। और फिर रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि एडवांटेजेस ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं? सबसे पहला तो मेन तो यही है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी क्लाइमेट प्लेजेस हैं, जो हमने क्लाइमेट के लिए जो कुछ हमने जो, मतलब अपनी जो टारगेट सेट कर रखे हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं। कैसे? कि जो इंडिया ने क्या किया था कि जो पेरिस एग्रीमेंट आप सब जानते हैं, जो COP21 है, तो जो 2015 में हुआ था, उसमें पेरिस एग्रीमेंट को मतलब एक तरीके से एग्री किया गया था उसके ऊपर। तो उसमें क्या है कि इंडिया क्या करता है कि इंटेंडेंट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC, ये INDC कुछ इंडिया ने अपने मतलब लागू की है, या फिर एक तरीके से कह दीजिए कि इंडिया ने अपने जो INDC हैं वो एक्सप्रेस करे कि भाई हम ये हमारे कमिटमेंट्स हैं उसको लेकर, पेरिस क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो उसमें क्या है कि इंडिया को क्या चाहिए, कम से कम जो है 2.5 ट्रिलियन जो डॉलर है वो चाहिए, अगर उसको अपने जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरे करने हैं बाई 2030। तो 2030 तक अगर अपने कमिटमेंट पूरे करने हैं तो इंडिया को कितने, कम से कम 2.5 ट्रिलियन डॉलर चाहिए। और ये पैसा कहाँ से आएगा? तो वही तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के थ्रू हम इस पैसे को कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं। फिर अगर हम रिपोर्ट की माने IFSCA एक्सपर्ट कमेटी की, तो उनका कहना ये है कि इंडिया को कितना, 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर मतलब चाहिए, उतने का इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर उसको नेट जीरो का टारगेट 2070 तक अचीव करना है। मतलब जो इंडिया ने COP26 में ग्लासगो में जो पंचामृत करके जो 5 अपने टारगेट्स दिए थे, उनमें से जो एक था कि 2070 तक नेट जीरो करना है। अगर ये अचीव करना है 2070 तक नेट जीरो एमिशन, तो इसके लिए क्या चाहिए, कम से कम 10 ट्रिलियन डॉलर तो चाहिए। और वो कहाँ से आएगा? तो वो पैसा ये ऐसी तरीके से हम फंड कर सकते हैं सोवरेन जो हमारे जो ग्रीन बॉन्ड है उनके थ्रू, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये क्या करेगा, इंडिया को हेल्प करेगा ये फाइनेंस करने में। उसके अलावा ये क्या करेगा, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनको जो रिस्क है उसको कम करेगा। कैसे? कि इन पर जो
प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट जो होगा वो मतलब जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जो रिटर्न आपको मिलना है वो प्रोजेक्ट्स की जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जिससे जो इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये ग्रीनियम या फिर ग्रीन प्रीमियम को लेवरेज मतलब उसको बढ़ावा देता है। तो ये ग्रीन प्रीमियम क्या है, तो जो ग्रीनियम या फिर ग्रीन प्रीमियम है, ये एक तरीके से वो प्राइस बेनिफिट है। मतलब जो एक्स्ट्रा जो प्राइस आपको इन बॉन्ड्स के थ्रू मिल रहा है, क्यों मिल रहा है कि जो इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा इसलिए देना चाह रहा है कि वो क्या है, वो मानता है कि भाई इससे क्या हो रहा है, एक सस्टेनेबल इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो सस्टेनेबल इम्पैक्ट के बदले आपको क्या दे रहा है, ज़्यादा पे कर रहा है, ज़्यादा प्राइजिंग आपको दे रहा है, ठीक है, इन्वेस्टर। तो वो जो एक्स्ट्रा जो प्राइजिंग है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रीनियम या फिर ग्रीन प्रीमियम। और ये जो ग्रीनियम वाली जो मार्केट है वो 49 बेसिस पॉइंट्स जो है, मतलब एक तरीके से मतलब 49 बेसिस पॉइंट्स फॉर डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स के लिए है, ठीक है। अब और क्या है इसका एडवांटेज कि भाई ये क्या करेगा, पब्लिक गुड्स को क्रिएट करेगा। देखो सीधी सी बात है, जो क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा, पहली बात तो कॉस्टली होते हैं, ठीक है, बहुत पैसा जाता है। अब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें फंड नहीं करती है। तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो खुद इसको एक तरीके से पब्लिक गुड की तरह कंसीडर करके इसमें इसको मतलब फंड करती है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ये जो भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं ना, ये अगर नहीं किए जाएंगे और ये अगर टारगेट्स अचीव ना हुए, अगर क्लाइमेट चेंज को ना रोका गया, तो कहीं ना कहीं वो जनरल पब्लिक को ही अफेक्ट करने वाले हैं। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि भाई पब्लिक गुड्स मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें जो कि जनरल पब्लिक के लिए बहुत ही बेसिक हैं, उनको क्या करें और ज़्यादा क्रिएट करे। तो ये पब्लिक गुड बनाने में हेल्प करती है। उसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है। देखो बहुत सारे ऐसा मतलब एक ग्लोबल पूल ऑफ कैपिटल है जो कि ग्रीन वेंचर्स के में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट कर सकते हैं उन ग्लोबल इन्वेस्टर्स को। उसके अलावा इन्वेस्टर्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको क्या बेनिफिट हो रहा है इससे, तो अगर वो ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे मतलब वो ये कह सकते हैं कि भाई उन्होंने अपना जो हिस्सा है जो वो कर सकते हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज की फाइट में वो कर रहे हैं, टू डू देयर बिट। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा ये क्या करता है, लोअर वोलेटिलिटी, मतलब इसमें जो वोलेटिलिटी है, जो है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके अलावा तो इससे क्या होता है कि और ज़्यादा इसमें अट्रैक्टिव जो प्रोपोजिशन है इन्वेस्टर्स की तरफ से आता है। उसके अलावा जो कंपनी जो इशू करती है ग्रीन बॉन्ड्स, उसमें वो स्टेटमेंट भी देती है कि भाई मतलब उससे एक तरीके से ये पता लगता है कि वो क्या है, ट्रांजिशन के फोरफ्रंट, मतलब वो चाहती है कि भाई क्लाइमेट चेंज में के लिए जो ट्रांजिशन किया जा रहा है उसमें वो आ गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरीके से इन्वेस्टर्स में और भरोसा बढ़ता है कि भाई ये जो कंपनी है वो क्या करेगी, शुड कैरी लेस रिस्क गोइंग फॉरवर्ड, तो आगे जाके वो रिस्क कम लेने वाली है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो इन्वेस्टर्स को इससे होने वाले हैं। अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं। अगर ग्रीन बॉन्ड की हम बात करें तो इंडिया में उसको लेकर जो चैलेंजेस हैं वो क्या हो हैं, तो सबसे पहला तो ये है कि लो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है इंडिया की वो मतलब कम है, लो है। तो जैसे हमने आखिरी वीडियो में देखा भी था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे कि मूडीज़, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, तो वो रेट करती हैं। तो हमने उसमें देखा भी था कि इंडिया को उन्होंने BAA- और इस तरीके की रेटिंग दे रखी है जो कि बहुत अच्छी भी नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट अगर उसको फंड रेज करना है तो उसको मतलब क्या करना पड़ेगा, अपनी क्रेडिट रेटिंग को जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेट्स पर उसको फंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ है उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ओपन किया जाए। उसके अलावा ब्रॉड एम्बिट, मतलब गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि भाई ग्रीन बोलकर नॉन ग्रीन फंड्स या फिर प्रोजेक्ट्स में भी क्या कर सकती है, उन फंड को खर्च कर सकती है। जैसे कि सोशल एस्पेक्ट्स जो हैं उनमें इन मतलब सोशल एस्पेक्ट्स को ध्यान में लिया जाए इन प्रोजेक्ट्स के सिलेक्शन में, ना कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को जिसमें कि जो कार्बन एमिशन है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूस हो रहा हो। तो ये भी एक चीज़ है। तो इसमें अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जो नॉन ग्रीन एजेंडा है वो क्या करेगा, वो डिरेल कर देगा ये जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रीन बॉन्ड्स का उसको। उसके अलावा अनटैप्ड पोटेंशियल, देखो इंडिया की जो मार्केट है बॉन्ड मार्केट, वो सेकंड लार्जेस्ट बॉन्ड मार्केट है चाइना के बाद, ठीक है। लेकिन जो ग्रीन बॉन्ड मार्केट के मामले में देखा जाए तो वो
लेस देन अ टेंथ ऑफ दैट ऑफ चाइना, मतलब चाइना के वो 1/10 से भी कम है, ठीक है। तो एक तरीके से जो पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से अभी नहीं, मतलब उसको किया गया है। अब उसके अलावा क्या है कि चैलेंजेस इन मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेसिंग ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट्स, तो ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो भी हैं इनको मतलब मॉनिटर करने में जो चैलेंजेस हैं वो भी हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रीन वॉशिंग की पॉसिबिलिटी है, देखो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म है प्रीलिम्स के लिए, लास्ट टाइम आया भी था प्रीलिम्स में, अब मतलब अब नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन वॉशिंग क्या है। तो देखो ग्रीन वॉशिंग का मतलब है कि कोई भी ऐसा क्लेम, मतलब ग्रीन बोलकर नॉन ग्रीन प्रोडक्ट को या फिर एक तरीके से किसी भी तरह की नॉन ग्रीन चीज़ को भी आप ग्रीन बोलकर उसमें क्लेम करते हो, तो उसी को हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। तो मतलब फॉल्स क्लेम करना, मतलब मिसलीडिंग क्लेम करना कि भाई किसी भी कंपनी या फिर प्रोडक्ट के बारे में भाई ये ग्रीन है, जबकि वो ग्रीन नहीं भी हो तब भी, ठीक है। तो ये एक मेजर चैलेंज हो सकता है ग्रीन बॉन्ड के मार्केट में। उसके अलावा लोअर यील्ड, जो यील्ड देखो बॉन्ड जो होते हैं उसकी बॉन्ड यील्ड होती है, मतलब वो कितना उससे रिटर्न मिलने वाला है। तो इसमें क्या है, जो ग्रीन बॉन्ड है उसकी यील्ड क्या होगी, मतलब उसे जो रिटर्न मिलेगा वो क्या है, उसको ये माना जा रहा है कि वो कम होगा, ठीक है। तो मतलब जो बैंक्स हैं उनके पास कोई रीज़न नहीं है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बजाय इनको अपने आप इनके लिए ऑप्ट करें, ठीक है। उसके अलावा डिसाइडिंग द कूपन रेट, कूपन रेट क्या होता है, जो इन्वेस्ट मतलब जो रिटर्न मिलेगा किसी भी इन्वेस्टर को इस बॉन्ड में, वो रेट क्या है, वो कूपन रेट डिसाइड करेगा। तो ये भी बात है कि भाई इस जो कूपन रेट है इसको मतलब कैसे डिटरमाइन किया जाए, और क्या इसको रेगुलर बॉन्ड से ज़्यादा किया जाए या फिर उससे कम रखा जाए, तो इस पे भी आर्गूमेंट चल रहा है। अब बात आती है कि वे फॉरवर्ड, अब क्या, क्या कर सकते हैं, आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ट्रांसपेरेंसी पे एम्फेसाइज करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो ग्रीन बॉन्ड को लेके जो भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट हों, उसमें इंटीग्रिटी मेंटेन करी जाए, ठीक है। उसके अलावा मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए इन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन, कि मतलब कॉमन स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस बनाए जाएँ इन ग्रीन बॉन्ड मार्केट के लिए, मतलब जो ग्रीन बॉन्ड मार्केट है उसके लिए क्या चाहिए, कॉमन स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस चाहिए, ठीक है। जिससे कि जो जो इन्वेस्टर हैं और जो कैपिटल मार्केट को उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, ठीक है। उसके अलावा टैक्स इंसेंटिव्स, देखो सीधी सी बात है, अगर आप टैक्स इंसेंटिव्स दोगे तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा जो लोग हैं या फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करेंगी, इसमें इन्वेस्ट करेंगी। उसके अलावा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, मतलब कि हमको क्या करना है, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ट्रेनिंग कंटेंट या फिर वेबिनार वेबिनार ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर करने चाहिए, जिससे कि लोगों को या फिर और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फैमिलियरिटी हो कि भाई ये ग्रीन बॉन्ड्स हैं क्या आखिर में, ठीक है। उसके अलावा क्लाइमेट बजट टैगिंग, क्लाइमेट बजट टैगिंग का ये एक तरीके का टूल है, जो टूल है किस चीज़ के लिए, मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करने के लिए, कि जो क्लाइमेट रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, उसको ट्रैक करने के लिए एक टूल है कि भाई नेशनल बजट का कितना इतना हिस्सा है जो कि क्लाइमेट रिलेटेड एक्सपेंडिचर में जा रहा है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। अब अगला जो टॉपिक है वो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो न्यूज़ में क्यों आया, तो देखो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडिया का पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है नियर चेन्नई, उसको किसको दिया है, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को दिया है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में आया। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स जो पार्क है ये होता क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं, देखो कोई ऐसा जगह जहाँ पर बहुत सारा जो माल है, बहुत सारे जो गुड्स हैं वो आ रहे हैं और उनकी एक जगह से दूसरी जगह पर सप्लाई की जा रही है। मान लो आपको आपको दिल्ली से मुंबई कुछ भेजना है, तो आप दिल्ली नहीं रह रहे हो, लेकिन आप अगर आसपास दिल्ली के आसपास किसी जगहों पर रह रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से सीधे मुंबई जाएगा। तो वो एक ऐसा पार्क है जो बड़े बड़े शहरों पर एक सेंटर जगह पर बना दिए जाएँ, जहाँ पर जो आसपास के एरिया का जो भी गुड्स हैं जो कहीं भी ट्रांसफ़र करे जाने हैं, जिनका कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो एक जगह आएँ और वहाँ से फिर वो दूसरी जगह पे जो दूसरा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहीं बनेगा, जो इतनी ज़्यादा गुड्स को हैंडल करेगा, फिर वो वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इस तरीके का जो मॉडल है, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स।
तो देखो यहाँ दे भी रखा है कि ये क्या है, फ्रीट हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट है। मतलब फ्रीट का मतलब होता है गुड्स, तो गुड्स हैंडलिंग एक तरीके का ये मतलब पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें क्या क्या होता है। देखो वेयर हाउसेज होंगे, अगर इतना सामान होगा तो उनको रखने के लिए वेयर हाउसेज, उसके अलावा डेडिकेटेड कोल्ड चेन फैसिलिटीज़, ठीक है। फिर फ्रीट और कंटेनर टर्मिनल्स, उसके अलावा बल्क कार्गो टर्मिनल, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, ये इसका पार्ट है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का, ठीक है। तो इस ये क्या करता है, ये एक तरीके से जो मर्केंडाइज़ जो मूवमेंट है, मतलब जो सामान की जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, उसको क्या करता है, उसको और आसान और ऑप्टिमाइज़ कर देता है वाया रोड, रेल, वाटरवे, एयर, मतलब जिस तरीके से पॉसिबल हो, मतलब जिस बेस्ट तरीके से पॉसिबल होगा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, वो ये प्रोवाइड करता है। मतलब ये रोड फैसिलिटी, रेल फैसिलिटी, वाटरवे एंड एयरवे, मतलब ये सब यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अच्छा, जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर क्या किया था, क्या मतलब क्या अनाउंस किया गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो पीपीपी, मतलब जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हैं, उसके थ्रू जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होने हैं, बनने हैं, उनको पीपीपी मॉडल के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये किस में अनाउंस किया गया था, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में, ठीक है। उससे पहले 2015 में क्या हुआ था कि जो एमएमएलपी मतलब जो लॉजिस्टिक पार्क हैं, इनको प्रपोज किया गया था कि भाई ये किसके द्वारा सेटअप किए जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के थ्रू, ठीक ठीक है, अंडर लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहेंस्ड प्रोग्राम। तो मतलब इस प्रोग्राम के तहत वो होने थे, लेकिन अब क्या है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंडर ये बनने हैं। अच्छा, फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव, मतलब क्या फ्रेमवर्क है, तो देखो लार्ज स्केल फ्रीट, मतलब ये क्या होगा, जो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो मतलब जो गुड्स हैं उसको क्या करेगा, एक तरह से हैंडल करेगा। तो जो मतलब जो आने वाले जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं और जो कंजम्पशन सेंटर हैं, वो क्या करेंगे, हायर फ्रीट वॉल्यूम प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल सर्विसेज, मतलब आपको वेयर हाउसिंग की सर्विस चाहिए, आपको कस्टम क्लियरेंस, मतलब सारी की सारी सर्विस आपको एक जगह मिल जाएंगी। उसके अलावा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, मतलब रोड, रेल, हर तरीके का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा वैल्यू एडेड सर्विस, जिस तरीके जैसे कि पैकेजिंग, लेबलिंग, ये भी सर्विसेज आपको वहीं पे मिल जाएंगी एक ही जगह। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होंगी ये, मतलब यहाँ पे फ्री टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मतलब एक तरीके से आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए यहाँ पर जो पूरा मैनेजमेंट किया जाएगा। तो ये हो गया इसका फ्रेमवर्क। अब देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इसकी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की। तो देखो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं ये। सबसे पहली बात तो ये है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करेंगे। इंडिया की जो करेंटली जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14% ऑफ जीडीपी है, 14% ऑफ जीडीपी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, हमारा एम ये है कि उसको 10% ऑफ जीडीपी से कम लेके जाना है, जो कि इंटरनेशनल अगर हम देखें और देशों का देखें तो वो 7, 8, 9% इसी रेंज में रहते हैं, लेकिन इंडिया का 14% है वो। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसे हमें क्या करना है, उसे हमें कम करना है। दूसरा, जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है उसमें इससे रिडक्शन आएगा। देखो जो वेयर हाउसिंग जो है, जो मतलब जो सामान को स्टोर करने की जो व्यवस्था है, वो अगर आपको यहीं लॉजिस्टिक पार्क में मिल जाएगी, तो जो आप ये जो सामान था जो सिटी के अंदर आप इसको स्टोर करते थे, तो सिटी के अंदर क्या होता था कि भाई उसका जो कॉस्ट था वो ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, अब आपको यहीं पे मतलब वेयर हाउसिंग मिल जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो रेंट आपको देना पड़ेगा वो काफ़ी ज़्यादा लो होगा एज़ कम्पेयर टू जो आप पहले दे रहे थे सिटी में। उसके अलावा इन्वेंट्री प्लानिंग और अच्छे से आप कर सकते हो। इन्वेंट्री प्लानिंग का मतलब जो सामान मतलब एक इंडस्ट्री अपने पास मतलब अपनी इन्वेंट्री में रखती है, जो रॉ मटेरियल या फिर है, तो उसको आप और अच्छे से प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई लॉजिस्टिक पार्क है तो क्या होगा कि बहुत ही आराम से आपके पास सामान आ सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होगा कि एकदम से आप बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखें, मतलब आप अपनी प्लानिंग बहुत आराम से कर सकते हैं, या जब आपको पता होगा कि भाई आपका जो सामान है वो मिल सकता है, आराम से आपके पास आ जाएगा। उसके अलावा अचीविंग ग्रेटर एफिशिएंसी थ्रू टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से लेके हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं, जिससे जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, जिससे कि जो सप्लाई चेन है उसको हम क्या कर सकें, डिजिटल बना सकें, ठीक है। और किस तरह की, जैसे कि टेक्नोलॉजी आपने सुना हो जो बिग डाटा एनालिटिक्स है, या फिर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को डिजिटाइज कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस है वो हो जाएगी और जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी अगर हम टेक्नोलॉजी की हेल्प लें तो। फिर उसके अलावा
प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स, तो जो एसेट्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। जैसे कि मतलब जो ट्रांजिट टाइम, मतलब जो ट्रैवलिंग में जो टाइम लग रहा है वो क्या होगा, कम होगा अगर हम प्रॉपरली एसेट्स को यूज़ करें, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो अदर बिजनेस हैं वो क्या होंगे, वो मतलब जो बिजनेसेस जो हैं वो एक तरीके से उनको भी हेल्प मिलेगी। तो एसेट्स जो हैं उसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रॉपर हमारे पास सारी एक ही जगह पर हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हों हैं। फिर जो पॉल्यूशन है उसमें रिडक्शन होगा। देखो ये बहुत सारा सामान अगर एक ही बड़े से ट्रक में लेके जा रहे होगे तो जो पॉल्यूशन है वो कम होगा, बजाय वो छोटे छोटे गाड़ियों में आप बहुत मतलब उतना ही सामान बहुत सारी गाड़ियों में लेके जाओ। तो इससे क्या होगा, जो फ्रीट मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी ऑन हायर साइज ट्रक। मतलब एक ही जगह बहुत सारा सामान है तो बड़े बड़े ट्रकों में भर के उनको भिजवा दिया जाएगा, तो जिससे क्या होगा, CO2 एमिशन कम होंगे। और उसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं इसके, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। उसके अलावा जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं उनको डेवलपमेंट या फिर उनका जो एक्सपेंशन है वो इससे हो जाएगा। तो ये इसके वो हो गए। तो अब बात आती है कि चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या हैं इसको सेटअप करने में। तो पहला जो चैलेंज है वो है कि स्क्यूड मॉडल ट्रांसपोर्टेशन मिक्स, मतलब हाल फिलहाल जो हम जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मोड यूज़ करते हैं उसका 60% जो मूवमेंट होती है वो रोड के थ्रू होती है, ठीक है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर हम और डेवलप्ड इकोनॉमीज से कंपेयर कर रहे हैं तो। और जो कोस्टल मूवमेंट और जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं, मतलब जो वाटर मतलब जो रिवर्स के थ्रू हम जो कर सकते हैं मूवमेंट, वो क्या है, वो बिल्कुल भी हमारे यहाँ मतलब ना के समान है। और जो रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो रेल ट्रांसपोर्ट देखो बहुत ही ज़्यादा मतलब मार्जिन मतलब बहुत कम है। और मतलब देखा जाए तो 45% मतलब 44-5% जो है चीपर है जो रेल ट्रांसपोर्ट है, अगर पर टन किलोमीटर की बात करी जाए रोड के मुकाबले तो। लेकिन उसके बाद भी वो क्या है, उसको प्रेफर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि एक तो देखो प्राइसिंग, एडवर्स प्राइसिंग, उसके अलावा रेक बुकिंग, मतलब एक तरीके से जो बुकिंग की प्रोसेस होगी या फिर जो ट्रांसफ़र की प्रोसेस होगी एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से उसको उतना प्रेफर नहीं किया जाता। उसके अलावा प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जैसे कि अभी अगर आपको ये बनाना है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसके पास आपको जाना पड़ेगा, उनसे अप्रूवल कराना पड़ेगा। तो ये क्या प्रोसीजर में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिसकी वजह से इतना आसान नहीं है इसको बनाना। उसके अलावा लैंड, देखो अब बनाना है ये तो बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो अफोर्डेबल रेट पे वो लैंड को अवेलेबल कराना, उसके अलावा उसको एक्विजिशन कराना, जो कि कई बार अपने आप में चैलेंजिंग टास्क होता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो अंडर डेवलप्ड मटेरियल हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब वेयर हाउसिंग की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे प्राइवेट और अनऑर्गेनाइज वेयर हाउसेज भी हैं, तो वो एक है। उसके अलावा इनएफिशिएंट सर्विस मॉडल, होता क्या है कि अपनी एफिस मतलब जो फर्म्स हैं वो क्या करती हैं कि भाई ऐसे एम्प्लॉयज़ को या फिर ऐसे लोगों को हायर करती हैं जो कि जिनकी जो स्किल्स हैं वो काफ़ी पुअरली डेवलप्ड होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं अपनी एफिशिएंसी के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, जिससे कि जो सर्विस है वो इनएफिशिएंट हो जाती है। अब देखो इससे पहले हम देखते हैं इंडियाज़ प्लानिंग 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। देखो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसने क्या किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उनको बोला है कि आपको 35 ये जो ऐसे लॉजिस्टिक पार्क हैं आपको अक्रॉस द कंट्री डेवलप करने हैं। इसमें जो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब जो NHAI है उसी की एक कंपनी है, उसी के सब्सिडरी कंपनी है, वो उसको क्या है नोडल एजेंसी बनाया गया है, किसके लिए, 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को बनाने के लिए और उनको रन करने के लिए। ठीक है, तो इंडिया क्या प्लान कर रहा है, 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्लान की जो पार्क हैं उनकी प्लानिंग चल रही है। और ये कैसे बनाए जाएंगे, वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऑन द DBFOT मॉडल, ये ज़रूरी है। देखो PPP जो मॉडल्स होते हैं वो अलग अलग उस पे बनाए जाते हैं, जैसे कि BOT बॉट मॉडल, जैसे कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, मतलब जिसमें एक प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, बिल्ड करती है फिर ऑपरेट करती है और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देती है दोबारा गवर्नमेंट को। इसी तरीके से ये जो मॉडल है इसको हम बोल रहे हैं डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मोड। मतलब जो प्राइवेट कंपनी है वो डिज़ाइन करेगी उस पूरे उसको लॉजिस्टिक पार्क को, फिर बिल्ड भी करेगी, फिर फाइनेंस भी करेगी, उसको चलाएगी भी, और जब उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगा फिर उसे क्या कर देगी, ट्रांसफ़र कर देगी टू द गवर्नमेंट। तो ये मोड इसमें यूज़ किया जाना है।
अच्छा, इसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं कि जो 35 पार्क हैं वो क्या करेंगे, 700 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को एक तरीके से हैंडल करेंगे। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें जो मेन जो ज़रूरी बात है वो है कि ये किस पे बनाए जाएँगे, ये हब एंड स्पोक मॉडल पे बनाए जाएँगे। ये मॉडल क्या है, ये ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे कि आप इसमें देखिए, जैसे मान लो एक ये लॉजिस्टिक पार्क है मुंबई का और एक ये दिल्ली का। अब मुंबई के आसपास के एरियाज़ होंगे जैसे कि मुंबई सबअर्ब्स, थाने, उसके अलावा जेएनपीटी। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मान लो जो गुड्स हैं वो छोटे-छोटे ट्रक के थ्रू यहाँ पे लेके आए जाएँगे। जो मुंबई क जो लॉजिस्टिक पार्क है यहाँ पर। मतलब सीधे अपने डेस्टिनेशन पे ना जाके एक लॉजिस्टिक पार्क जाएँगे। अब यहाँ से इतना सामान आ गया, मान लो 10-10 टन के 3 ट्रक आए। अब ये जो 30 टन जो सामान हो गए, ये 3 में ना जाके सिर्फ़ एक बड़े ट्रक में जो 30 टन सामान लेके जा पाए, उसमें ले आया जा सकता है दूसरे लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है? जो कि मान लो दिल्ली का है। तो अब ये ट्रक के थ्रू भी जा सकती है, रेल के थ्रू भी या फिर इनलैंड वाटरवेज़ के थ्रू भी, मतलब एक जगह सामान लाके ज़्यादा क्वांटिटी में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा दूसरे लॉजिस्टिक पार्क। और उसके बाद जो उसकी डेस्टिनेशन होगी, मान लो दिल्ली, गुड़गाँव, नोएडा, जहाँ भी उसको जाना होगा, फिर उसको छोटे-छोटे ट्रक के थ्रू भेज दिया जाएगा। तो ये जो मॉडल है इसे हम बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं बात कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो जो कनेक्टिविटी है, उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। मतलब जो हमारे जो रोड्स हैं उनको बेटर करना पड़ेगा, जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसको, उसका जो शेयर है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है? जो ट्रक यूज़ है उसको ऑप्टिमाइज़, मतलब छोटे ट्रक्स की जगह बड़े ट्रक्स को यूज़ करना, और फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स का यूज़ करना, अल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूज़ करना। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी को मतलब इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। देखो सीधी-सी बात है, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो सिर्फ़ खाली गवर्नमेंट की भी बस की नहीं है और सिर्फ़ प्राइवेट की भी बस की नहीं है। तो दोनों का जो एक तरीके से कंबाइंड मॉडल है, पीपीपी मॉडल, वो उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो ठीक है, तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा सिंगल विंडो अप्रूवल, मतलब जैसे कि हमने देखा कि भाई अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ अप्रूवल कराना पड़ता है, तो वो काफ़ी कम्बरसम, मतलब बहुत ही मुश्किल एक्सरसाइज़ है। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, सिंगल विंडो अप्रूवल होनी चाहिए, जिसके थ्रू एक ही बार में सारे क्लियरेंसेस मिल जाएँ। फिर आइडेंटिफाइंग लोकेशंस, मतलब किन जगहों पर ये बन सकते हैं, वो लोकेशंस को आइडेंटिफ़ाई किया जाना चाहिए, ठीक है? और वो किसके बेसिस पे, मतलब कि लैंड अवेलेबल हो जाए उस तरीके से। फिर उसके अलावा सिर्फ़ खाली, मतलब जो ये जो है लोकेशन जो है शुड नॉट ओनली हैव द रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर बट शुड आल्सो हाउस इंडस्ट्रीज़, मतलब खाली ये नहीं कि एक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रख दिया, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी होने चाहिए जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके और फिर उनका मतलब लॉजिस्टिक पार्क है उनको यूज़ में लिया जा सके। उसके अलावा एडॉप्टिंग डिजिटल सॉल्यूशंस, देखो मतलब डिजिटल सॉल्यूशन हमने देखा भी कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स हैं उसको हमें यूज़ में लेना चाहिए, जिससे कि जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है एक तरीके से अपना आपको डिलीवर कर पाएँ, ठीक है? तो ये टॉपिक हो गया हमारा। अब हमारे न्यूज़ एंड शॉर्ट्स रह गए हैं, तो अब इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो में इनको कवर कर दूँगा, क्योंकि फिर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। अब इकोनॉमी के ऊपर बस एक आखिरी वीडियो और, जिसमें ये न्यूज़ एंड शॉर्ट्स हैं, ये जो कुछ इसमें आइटम्स हैं इनको हम कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।